सुल्तान नाम का एक युवक अपने परिवार को फोन कर रहा था। उसकी माँ और दो छोटे भाई बहन अजी और बिल्किस थे। अजी ने बताया कि वह अपनी पढ़ाई को जकार्ता में जारी रखना चाहता है और उसने अपने भाई से इसके लिए पैसे की मांग की। सुल्तान तुरंत मान गया क्योंकि उसके लिए परिवार सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, लेकिन उसने समय मांगा क्योंकि ऑफिस ने अभी उसकी तनख्वाह नहीं दी थी। फोन रखने के बाद पता चला कि सुल्तान झूठ बोल रहा था। उसने अमीर होने के बारे में झूठ बोला, जबकि वास्तव में वह कहीं भी उसके पास नहीं था। उसने घर भी नहीं था और एक झुग्गी क्षेत्र में किराए पर लिया था। उस समय सुल्तान से साहूकार ने कर्ज का तकादा किया, लेकिन वह अपने घर में छिप गया, इसलिए साहूकार ने जाने का फैसला किया। उसके बाद सुल्तान काम पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो अचानक उसके बॉस ने उसे यह कहते हुए निकाल दिया कि वह अक्सर लेट आता था। हालांकि वह इस फैसले से सहमत नहीं था, लेकिन उसके पास कार्यालय छोड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। सुल्तान ने अपने दोस्त जॉब को जो कुछ हुआ था बताया। एक दोस्त के रूप में नजूब ने सुल्तान को प्रेरित किया और उसे उत्साहित किया ताकि वह गांव में अपने परिवार का समर्थन कर सके। इस बीच बिल्किस ने अपनी दोस्त नबिला से कहा कि उसे जकार्ता में काम के लिए आमंत्रित करे। नबिला ने स्वीकार किया कि वह एक मेकअप कंपनी में काम कर रही थी और उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन उसने अपनी मां की अनुमति के बिना बिल्किस को आमंत्रित नहीं करना चाहा। इसी कारण बिल्किस ने अपने चाचा मिस्टर इस से उसकी मां को समझाने की विनती की ताकि वह जकार्ता जा सके। हालांकि पहले वह संकोच कर रहे थे, आखिरकार मिस्टर इस मदद करने के लिए तैयार हो गए। उस रात मिस्टर इस बिल्किस के घर आए और सीधे इस बारे में बात की। मां ने विचार को ठुकरा दिया, ये जानते हुए कि उसकी बेटी लापरवाह थी और उसे डर था कि बाहर उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन साहब ने उसे मनाना जारी रखा और कहा कि अगर बिल्किस को मौका दिया जाए तो वो अपने बड़े भाई की तरह सफल हो सकती है। भारी मन से मां ने आखिरकार बिल्किस को जकार्ता जाने की इजाजत दी, इस शर्त पर कि वह अपना ख्याल रख सके। मालिक ने फिर बिल्किस के लिए एक लिफाफा छोड़ा ताकि जब वह जकार्ता पहुंचे तो सुल्तान को दे सके। अगले दिन बिल्किस ठीक अपने बड़े भाई के कार्यालय के सामने जकार्ता पहुंच गई। बिना किसी देरी के वह तुरंत अंदर गई उसे खोजने के लिए, जिसने उससे कहा कि वह कार्यालय का मालिक था, लेकिन बिल्किस को जल्द ही बाहर निकाल दिया गया। उस समय जुपे आई और पूछा कि वह किसे ढूंढ रही थी। पता चलने पर कि जिसे वह ढूंढ रही थी सुल्तान था। जुपे उसे तुरंत सुल्तान के पास ले गई। थोड़ी देर बाद सुल्तान, जो दूसरे काम की तलाश कर रहा था, बिल्किस के दिखाई देने से चौंक गया, जो उससे उसके झूठ के कारण नाराज थी। लेकिन जब वह सब कुछ समझाना चाहता था, तभी कल का फेफड़े का शार्क वापस आ गया, जिससे वह घबरा गया। फिर उसने बिल्किस को घर के अंदर छुपने के लिए कहा, लेकिन नजुब ने मासूमियत से कह दिया कि सुल्तान अंदर है। 12 लाख रुपए का कर्ज सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई इतने समय से उधार के पैसे घर भेज रहा था। इस बीच सुल्तान घबरा गया क्योंकि श्रीमान को अचानक बुलाया गया और बताया कि उनके दिवंगत पिता पर 300 मिलियन रुपयों का कर्ज था और वर्तमान में उसके घर का प्रमाण पत्र गिरवी रखा गया था और बैंक उसे जब्त कर लेता अगर वह 3 महीनों में कर्ज नहीं चुकाता। सुल्तान और बिल्किस ये सुनकर हैरान रह गए और एक दूसरे को दोष देने लगे। हंगामे की वजह से अकेले शिकारी को पता चल गया कि सुल्तान अंदर छिपा हुआ था। उसी दिन घर के अंदर की सारी चीजें जब्त कर ली गईं ताकि कर्ज को चुका हुआ माना जाए। सुल्तान ने फिर बिल्किस को आश्वासन दिया कि वह अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने बताया कि उसका इंटरव्यू था और भले ही तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, वह एक रास्ता निकाल लेगा। उस शाम बिल्किस ने नबीला को नौकरी के लिए कॉल करने का सोचा, लेकिन जब सुल्तान ने नबीला का नाम सुना तो उसने तुरंत कहा कि वह उसे नबीला के कार्यस्थल तक ले जा सकता है, क्योंकि यह पता चला कि वही था जिसने नबीला को उसके साक्षात्कार के दौरान लिया था। जब वे वहां पहुंचे तो बिल्किस हैरान रह गई, क्योंकि उसे एक मसाज पार्लर ले जाया गया था। उसे पता चला कि नबील झूठ बोल रहा था। वह मेकअप कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, बल्कि एक मास्टर के रूप में अतिरिक्त सेवा प्रदान करती थी और वहीं अपने नाम का उपयोग कर काम करती थी। बिल्किस इससे निराश थी। घर लौटने पर सुल्तान ने उस रात अपनी भूख दबाने के लिए सोने की गोलियां लेने का फैसला किया। जल्द ही सुल्तान सो गया। बिल्किस ने माँ बीला को फिर से कॉल किया और चूंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, उसने वहां एक मालिश करने वाली के रूप में नौकरी मांगी। अगली सुबह सुल्तान घबराया हुआ था क्योंकि वह अपने इंटरव्यू में देर से पहुंचा। जब वह दफ्तर पहुंचा तो एचआरडी ने फैसला किया कि उसे काम पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसका सीवी नकली था और वह अपनी तनख्वाह एचआरडी के बराबर चाहता था। उधर बिल्किस को आखिरकार नौकरी मिल गई और उसका पहला ग्राहक भी। ग्राहक था इवान, एक आदमी जिसने बिल्किस को किराए पर लेने की पेशकश की। गर्लफ्रेंड। भले ही उसे पैसे मिलने वाले थे, उसने फिर भी मना कर दिया, खासकर इवन की गंदी मानसिकता को देखने के बाद। उस घटना के कारण बिल्किस को तुरंत उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वो कहीं और नौकरी पाने के बारे में सोच नहीं पा रही थी, इसलिए उसने आखिरकार इवन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मोल भाव करने के बाद वे आखिरकार 2 मिलियन रुपया पर सहमत हुए, लेकिन इससे पहले कि वे डेटिंग करते। बिल्किस ने मांगा कि ईमान उसे शाम को जितना सुंदर हो सके वैसे तैयार करे। उसके बाद सुल्तान को आखिरकार पता चला कि उसकी बहन एक मसाज पार्लर में काम करती थी और जब उसने वहां के स्टाफ से पूछा, वह सोचता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि नौकरी से निकाले जाने के अलावा उसे एक ग्राहक के साथ बाहर जाते देखा गया था। इस बीच बिल्किस की इवान ने अपने दोस्तों से मुलाकात कराई। बातचीत के दौरान बिल्किस इवन की आय से हैरान रह गई, जो प्रति माह 150 लाख रुपए तक पहुंच गई, और यह सब शेयर खरीदने और बेचने के कारण था। बिल्किस इवन की गर्लफ्रेंड होने के अपने रोल को भूलकर पूछ बैठी कि उसकी आमदनी कहां से आती है। इसका परिणाम यह हुआ कि इवान के दोस्तों ने विश्वास नहीं किया कि वे डेट कर रहे थे, इसलिए इसे साबित करने के लिए उन्होंने इवान और बिल्किस से किस करने के लिए कहा, लेकिन बिल्किस ने मना कर दिया और इसके बजाय इवान को घूंसा मार दिया।
जब बिल्किस घर आई तो सुल्तान को लगा कि वह अपना शरीर बेच रही है और उससे सवाल किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। साथ ही उसने दिखाया कि उसने जो पैसे अभी अभी कमाए थे, ये अचानक अजी आया, साथ में छुपे भी थी। बेशक वह हैरान रह गया क्योंकि इतने समय से उसके भाई बहन और माँ उससे झूठ बोल रहे थे। जब वह उनके झूठ की रिपोर्ट अपनी माँ को देने जा रहा था तब बिल्किस और सुल्तान ने मिलकर अजी का मोबाइल फोन ले लिया। अंत में सुल्तान ने आजी को सभी पैसे देकर मनाने में सफलता पाई जो बिल्किस को अभी अभी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मिले थे। भले ही यह पर्याप्त नहीं था, सुल्तान ने वादा किया कि वह बाद में चुका देगा। उस समय बिल्किस ने सुल्तान को इवान के बारे में बताया, जो एक व्यापारी था और जिसकी आमदनी प्रति महीने 1.5 करोड़ रुपए थी। यह सुनकर सुल्तान स्पष्ट रूप से प्रलोभित हो गया और बिल्किस से इवान से मिलाने के लिए कहा। अगले दिन बिल्किस और सुल्तान इवान से मिलने गए। बिल्किस ने कल उसे मारने के लिए माफी मांगी। सौभाग्य से इवान ने दया दिखाते हुए उसका माफीनामा स्वीकार कर लिया और दोनों को सिखाया कि गद्दार कैसे बनते हैं, लेकिन गद्दार होना आसान नहीं था। बिल्किस और सुल्तान डेमो खाता उपयोग करते समय लगातार गलतियां कर रहे थे। इसी कारण सुल्तान ने जल्दी से पैसा कमाने के लिए उन्होंने जो तरीका बताया उसके बारे में पूछा। सुल्तान को यह आसान समझाते हुए कि उसे मुनाफा कमाने के लिए तब शेयर खरीदने चाहिए जब कीमत गिर जाए और उन्हें तब बेच देना चाहिए जब कीमत बढ़ जाए। जानकारी प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका सबसे बड़े शेयरधारक की बातचीत को सुनना है। इसलिए इवांस ने उसे दिखाया कि शीर्ष कंपनियों के शेयरधारक कहां गोल्फ खेलने जाते हैं। अगले दिन सुल्तान और बिल्किस रॉयल गोल्फ जकार्ता गए और वहां इंटर्न से नौकरी के लिए पूछा। एचआरडी ने कहा कि वहां केवल एक ही वैकेंसी थी और वह थी बॉल रिट्रीवर की, जिसके लिए 10,000 रुपया प्रति संग्रहित बॉल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें खिलाड़ियों से 100 मीटर की दूरी पर रहना होगा। समस्या यह थी कि उस दूरी पर वे लोगों के कहे हुए कुछ भी नहीं सुन सकते थे। विचारों से बाहर नहीं, उन्होंने एक और आइडिया निकाला। सुल्तान ने शेयर होल्डर के गोल्फ बैग में उनका सेल फोन छुपा दिया था ताकि उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो सके, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि उनका फोन फेंक दिया गया था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान और बिल्किस अगले दिन फिर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश एचआरडी ने उन्हें जाने के लिए कहा क्योंकि उस दिन जगह के मालिक मिस्टर सलीम आने वाले थे। ये सुनकर सुल्तान को लगा कि श्री सलीम शायद उन शेयरधारकों में से एक हो सकते हैं जिन्हें वे खोज रहे थे और इस तरह वे उनके करीब जा सकते थे। उन्होंने गोल्फ के उपकरणों को चुराने का विचार बनाया जो कि वहां प्रदर्शित थे और ऐसा नाटक किया कि वे वहां गोल्फ खिलाड़ी हैं और इस तरह से श्री सलीम को एक खेल के लिए चुनौती दे दी। वे मिस्टर सैलॉन की अपनी कंपनी के बारे में बातचीत सुन सकते थे। जब बिल्किस ने पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल की तो श्री सलीम ने अपने सहयोगी से कहा कि वह इस विशेष स्टॉक के 500 अरब शेयर बाजार से खरीदेंगे ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए। उसी दिन उन्होंने तुरंत इवान को संभावित लाभ के बारे में बताया और अपने घर के भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपए जुटाने का विचार किया, लेकिन इतना पैसा जुटाना आसान नहीं था। शेयर खरीदने के लिए सुल्तान के पास 150 मिलियन रुपया होना जरूरी था। यहाँ तक कि सुल्तान से बिल्किस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मनाने के बदले उसे आरण देने पर भी सहमति हो गई। स्टेटन ने तुरंत इस विचार को ठुकरा दिया क्योंकि वह अपनी बहन को बेचना नहीं चाहता था। जब वे घर पहुंचे तो अजी ने कहा कि उनके द्वारा लाई गई गोल्फ उपकरण की कीमत 10 मिलियन है और निश्चित रूप से कॉलेज पंजीकरण शुल्क चुकाने के लिए पर्याप्त है। ये सुनकर सुल्तान ने सरकार के साथ 50 लाख रुपए उधार लेने के लिए सूदखोर से संपर्क किया, गोल्फ के उपकरण की गिरवी रखकर। सर किस्मत से सूदखोर तैयार थे क्योंकि गोल्फ का सामान वाकई महंगा था। पैसे मिलने के बाद सुल्तान और बिल्किस ने तुरंत शेयर खरीदे और कुछ ही मिनटों में शेयरों की कीमत बढ़ गई और उन्हें 10 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ, नया मुनाफा। वहीं श्री ने बैंक के उन लोगों को देखा जो वांडा नामक सुल्तान का घर नीलाम करने वाले थे। उसने मिस्टर इससे तुरंत घर खाली करने के लिए कहा, जिससे वह घबरा गया। पता चला कि उसने सुल्तान को गलत जानकारी दी थी। 3 महीने नहीं, बैंक ने सुल्तान को अपने स्वर्गीय पिता का कर्ज तुरंत चुकाने के लिए केवल 1 महीने का समय दिया। श्रीमान ने तुरंत सुल्तान से संपर्क किया ताकि वह अपनी माँ को शहर ले जाएं और वह न जाने कि उनका घर बैंक ने जब्त कर लिया है। ठीक उसी समय सुल्तान ने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और कहा कि अजी बीमार हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने अजी को सोने के लिए एक दवा दी थी। खबर सुनते ही बिना एक पल की देरी किए उसकी माँ तुरंत जय करता चली गई। जब सुल्तान अपने स्टॉक मार्केट से $100 मिलियन निकालने वाले थे तो वे घबरा गए क्योंकि पैसे शेयरों की रोक के कारण निकाले नहीं जा सके। सुल्तान और बिल्किस तुरंत इवान से मिलने गए इस बारे में पूछने के लिए। यहाँ तक कहा कि शेयर निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन सौभाग्य से उनके पैसे 2 से 3 दिनों में वितरित किए जा सकते हैं। क्योंकि उसकी माँ जकार्ता आने वाली थी, सुल्तान 1 हफ्ते के लिए इवान का घर उधार लेना चाहता था। इवान मान गए थे अगर बिल्किस उनकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार होती, और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण बिल्किस को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुल्तान और बिल्किस ने अजी को फटाफट उठाया जो उस समय सो रहा था। उन्होंने यह दिखाने के लिए उनकी तस्वीरें दीवार पर लगाई कि यह घर सुल्तान का है। थोड़ी देर बाद माँ आखिरकार पहुंच ही गई। वह सुल्तान की सफलता पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन जब अजी उठा तो उसने कहा कि सुल्तान झूठ बोल रहा था और असल में गरीब था। किस्मत से उनकी माँ ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया, जिन्होंने कहा कि अजी बीमार होने की वजह से बड़बड़ा रहे थे। रात के खाने के दौरान बिल्किस और सुल्तान ने अपनी माँ को जकार्ता में रहने के लिए मनाने की कोशिश की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह जाने कि उनका घर बैंक ने जब्त कर लिया है। इससे कुछ समय बाद सुल्तान और बिल्किस ने शेयर बाजार को चेक किया और पता चला कि शेयर को बांटा जा सकता है
और उन्होंने 96 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। उसी समय फोन आया कि बैंक ने उनका सारा सामान उनके घर पर भेज दिया है। वांडा ने फोन पर यह समझाया कि सुल्तान को कर्ज चुकाने के लिए केवल 10 दिन दिए गए थे। यह सब सुनकर सुल्तान और बिल्किस को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में 300 मिलियन कैसे इकट्ठा करें। इवन से मुलाकात होने पर उन्होंने पैसे उधार देने का हल सुझाया, लेकिन शर्त थी कि बिल्किस को उससे शादी करनी होगी, जिसे बिल्किस ने तुरंत मना कर दिया। सौभाग्य से इवान के पास एक और आइडिया था। अगर वे बड़ा मुनाफा कमाना चाहते थे तो उन्हें रॉबर्ट विंडो को ढूंढना था, जो इंडोनेशिया का एक कुख्यात निवेशक था और जो पूरी सटीकता से अंदाजा लगा सकता था कि कौन से शेयर मुनाफा देंगे। संयोगवश रॉबर्ट विंडो ना अरबपति क्लब के सदस्यों के लिए बैठक आयोजित करेंगे और उन सदस्यों में से एक इवान का पिता भी था। क्योंकि तुमने बिल्किस से शादी करने की इच्छा जताई थी, वो मदद करने के लिए तैयार था और उन्होंने उनके लिए शानदार सूट तैयार करना शुरू किया। तुम उन्हें एक लग्जरी कार में ले जाते हुए, लेकिन तब भी निराश होना पड़ा जब बिल्किस ने उनके माता पिता से मिलने से इनकार कर दिया और समझाया कि शुरू से ही उसका इरादा उससे शादी करने का नहीं था। यह जाहिर था कि इस बात से इवान को बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसने सारी सच्चाई अपनी मां को बताने का साहस जुटा लिया। उसने यहां तक कहा कि सुल्तान बेरोजगार था और यह घर उसका नहीं था, जबकि बिल्किस एक बार मालिश करने वाली और रेंटल गर्लफ्रेंड के रूप में काम करती थी। उसने यह भी खुलासा किया कि मां का घर बैंक द्वारा जब्त किया जा रहा था और इन सभी तथ्यों ने मां को बहुत हैरान कर दिया। उधर बिल्किस और सुल्तान कार्यक्रम में पहुंचे। सेवल्टन ने व्यवसायी होने का नाटक करके रॉबर्ट से मिलने का प्रयास किया। रॉबर्ट को असहज महसूस करते देख बिल्किस चाय का कप लेकर आया और फिर उसे बहलाने की कोशिश की, हालांकि यह व्यर्थ साबित हुआ। रॉबर्ट ने उन्हें बताया कि एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए उन्हें अच्छे ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। असहज महसूस करते हुए रॉबर्ट वहां से जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन चाय पीने के बाद अचानक बेहोश हो गया, जो बिल्किस ने दी थी और जो ड्रग्स मिली हुई थी। बिल्किस ने जल्दी से यह पता लगाने की कोशिश की कि श्री रॉबर्ट ने कौन से शेयर चुने थे। इसके लिए उसने उनका फोन देखा। सुल्तान ने भाषण देकर मेहमानों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। रॉबर्ट द्वारा चुने गए शेयरों का पता लगाने के बाद वे तुरंत आपातकालीन सीढ़ियों से भाग गए। उन्होंने तुरंत अपनी सारी बचत से रॉबर्ट द्वारा चयनित कंपनी के शेयर खरीद लिए। जब वे इवान के घर लौटे तो अपनी मां और अज्जी की हालत देखकर चौंक गए, जिसे बाहर निकाल दिया गया था। उनकी मां ने सुल्तान से अपना असली घर दिखाने को कहा, और क्योंकि उन्हें पहले से ही झूठ का पता था, सुल्तान के पास वास्तव में जहां वह रहता था वो दिखाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर मां ने उनसे झूठ बोलने का कारण पूछा। बिल्किस ने कहा कि यह सब सुल्तान का धन्यवाद है, जिसने अपनी सफलता के बारे में झूठ बोला था। उनके बीच बहस छिड़ गई, खासकर जब सुल्तान ने कहा कि उसकी हिस्सेदारी अचानक 46 मिलियन रुपए पर आ गई है। सुल्तान नजूब से मिलने गया और उसे बताया कि उसके प्रयास हमेशा विफल क्यों हो जाते हैं, भले ही उसने बहुत मेहनत की हो। जॉब ने कहा कि उसकी एकमात्र गलती झूठ बोलना था, काश वह ईमानदार होता। ऐसा कभी नहीं होगा। इस बीच बिल्कुल परेशान हो गई, क्योंकि अजी हमेशा कॉलेज जाने की बात करता रहता था। उसे अपनी इच्छाओं के बारे में शिकायत करने के बजाय समझदार होना चाहिए था। उसने उससे कहा कि वह स्वतंत्र बने, जैसे वह और सुल्तान हमेशा बिना किसी की मदद के सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी मदद नहीं लेते। अगले दिन बिल्किस शेयर खरीदने और बेचने का तरीका सीख रही थी, जब अचानक रॉबर्ट के 2 आदमियों के आने से वह चौंक गई। उसी समय सुल्तान वहां आया और बिल्किस का बचाव किया, ये कहते हुए कि रॉबर्ट को ड्रम करने के लिए वही जिम्मेदार था। नतीजतन उन्हें तुरंत ले जाया गया, लेकिन जाने से पहले उसने बिल्किस से घर पर उनकी मां का ख्याल रखने और इस मामले के बारे में कुछ न बताने के लिए कहा। कुछ हफ्ते बाद बिल्किस जेल में सुल्तान से मिलने आई और जो कुछ हुआ उसके लिए सुल्तान को दोष देने के लिए माफी मांगी। इस भावुक स्थिति के बीच सुल्तान तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसने जो शेयर खरीदे थे वे अचानक बढ़कर 405 मिलियन रुपया हो गए हैं। बिल्किस तुरंत वांडा से संपर्क करने के लिए बहुत खुश थे कि नीलामी को रोक दो। हालांकि क्योंकि नियत तारीख निकल चुकी थी, एक घर की नीलामी होती और चाहे कुछ भी हो, बिल गेट्स को उनकी घर वापस पाने के लिए नीलामी जीतनी ही पड़ी। बिल्किस ने सूदखोर को सुल्तान का कुल $60 मिलियन का कर्जा चुकाने के बाद गलती से अपनी मां के सामने जिक्र कर दिया कि सुल्तान जेल में था। समाचार सुनते ही मां पूरी तरह से चौंक गई थी। दुर्भाग्य से उनकी हृदय रोग फिर से नहीं हुआ। बिल्किस के पास सिर्फ 345 मिलियन रुपए बचे थे। फिर उसने नीलामी में भाग लिया और अपने पास की पूरी रकम से उस घर पर बोली लगाई। इस बीच मां आखिरकार जेल में सुल्तान से मिलने आई। उसने पूछा कि उसे जेल से छुड़ाने के लिए कितना जुर्माना भरना होगा। सुल्तान ने कहा कि माना राशि 350 लाख रुपए होगी। उसके बाद बिल्किस रोते हुए आई, क्योंकि वह नीलामी जीतने में असफल रही। जानकर मां ने उनसे घर छोड़ने को कहा, क्योंकि उनके लिए सबसे मूल्यवान घर वह था जहां उनके सभी बच्चे रहते थे। फिर उसने सुझाव दिया कि पैसे का उपयोग जुर्माना भरने के लिए किया जाए ताकि सुल्तान आजाद हो सके, लेकिन सुल्तान ने तुरंत इसे ठुकरा दिया और बिल्किस से कहा कि इसे व्यापार पूंजी और अज्जी की कॉलेज फीस के लिए इस्तेमाल करें। इस बार सुल्तान ने उनसे कहा कि उसे सुने, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था। उसने बिल्किस पर भरोसा किया कि वह परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह उसकी जगह लेगी। भारी मन से उन्हें सुल्तान को जेल में छोड़ना पड़ा। अगले दिन सुल्तान को वार्डन ने गोली मार दी, जिससे उसने कहा कि वह जेल से छूट गया है। यह निकला कि उसके परिवार ने सहमति दी कि परिवार का मुखिया कोई और नहीं बन सकता। उस बयान ने उसे खुश कर दिया। संक्षेप में सुल्तान का एक शेयर निवेश कंपनी द्वारा साक्षात्कार लिया गया, जहां उससे पूछा गया कि शेयर, बांड और म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। इवन द्वारा दी गई जानकारी से लैस होकर सुल्तान आसानी से सभी प्रकार के निवेशों की व्याख्या कर सकता था।
जिससे एचआरडी प्रभावित हुआ और उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया।